वसीम कादी साहब जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। और पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में उन्होंने ये बात कही थी कि वो मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार जो है मुस्लिम जो इदारे हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके किरदार से खेल रही है। देखिए, आरएसएस, बीजेपी, इन लोगों का जब इलेक्शन में इक़्तिदार में आने के लिए इन्होंने बहुत सारी गलत बातें की, आवाम को धोखा दिया। सबका साथ और सबका जो विकास की बात उन्होंने कही थी, वो आवाम के साथ एक छलावा था। और वो अपनी ये कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी जो, चूंकि उनको कांग्रेस को इक़्तिदार से हटाना था। एक तरफ तो कांग्रेस थी, दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टीज थी, जैसे आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, आपके साउथ में आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रशेखर राव हैं, तो वो ये ममता बनर्जी हैं ईस्ट में, बंगाल में। तो इनकी इनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हम माइनॉरिटीज का वोट जो है वो इस मुद्दे पे हासिल करने की कोशिश करें। सबका साथ और सबका विकास का इन्होंने जो झूठा नारा, होलो नारा जो दिया, वो एक सिर्फ नारा था, ना उनकी नीयत थी सबके विकास की, और बल्कि उनका अपना जो एजेंडा था, और उनका अपना एजेंडा ये था कि माइनॉरिटीज को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। माइनॉरिटीज की जो 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 इस मुल्क में जो शख्स, जो उनकी अपनी शनाख्त है, उसको ख़त्म किया जाए। और सबसे पहले आप ये देखिए कि उन्होंने आते ही माइनॉरिटी इदारे जो हैं, मदारिस पर अटैक किया, और मदारिस पे झूठे इल्ज़ाम लगाए कि वहाँ पर जो है आईएस का जो है वो दबदबा है, वहाँ पर जो है मुल्क के खिलाफ थी। हमने 50 बार कहा कि साहब सीसीटीवी कैमरे कंपलसरी कर दीजिए, डीएम को आदेश दे दीजिए कि जिसके डीएम के अंडर में जितने मदारिस हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए। आप जो है वहाँ पर कभी भी जाकर आप चेक कर, आप चेक तो करते नहीं हैं, आप सीसीटीवी कैमरे लगाते नहीं हैं, आप माइनॉरिटीज को बदनाम करते हैं। सबका विकास कहाँ हुआ? आप फसादात करवा रहे हैं। कहाँ विकास हुआ? आपने मुजफ्फरनगर के तमाम दंगाइयों को, आपने उनका केस विड्रॉ कर रहे हैं। आपने जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे, सोम, जो आपका संगीत सोम जैसे लोग हैं, और जो आपके जो आरएसएस के दहशतगर्द और जो बीजेपी के दहशतगर्द जिन्होंने कत्लेआम किया मुसलमानों का, जिन्होंने उनके घर तबाह कर दिए, आज आपके आपकी हुकूमत जो है उन पे से केस वापस ले रही है। आप लिंचिंग के नाम पे जो है आपने मुसलमानों का कत्लेआम किया, आपने कासगंज में मुसलमानों को जो है नीस्तो नाबूद करने की कोशिश की। तो आपका तो एक ही एजेंडा है, सिर्फ एक तरफ ये है कि मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करना है, उनके इदारों को ख़त्म करना है, और दूसरे चंद जो हमारे वजीर आजम साहब के जो दोस्त हैं या आरएसएस के जो मित्र हैं, उनको किसी तरीके से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो। वो तो इक़्तिदार में आने का एक उनका जो था झूठा झूठा एक दावा था, नारा था। जिस तरीके से मैं चाय बेचता था, जिस तरीके से मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। लेकिन गादी साहब, इसके विपरीत अगर देखा जाए तो सरकार ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा है कि मदरसों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले। भाई, सरकार ने का और कहना और करना दोनों में फर्क है। ये सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं है। हिंदू समाज में 99% लोग रहते हैं जो हमारे मदरसों के इर्द गिर्द मुसलमान हिंदू हमारे भाई रहते हैं। हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि 12-13% जो है मुस्लिम्स हैं, बाकी जो है हमारे हिंदू भाई हैं। अगर कभी कोई इस तरीके की तालीम दी जाती पिछले आज़ादी के बाद से, तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं ना कि यहाँ पे गलत तालीम दी जाती है। और आपको पता है हर मदरसे में मस्जिद है, और हर मस्जिद में हिंदू हमारी बहनें, हमारे भाई जाते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, उनके उनसे पानी में जो है वो कुछ दम करवाते हैं। दम करवाते हैं, दुआ उसमें पढ़वाते हैं। तो उनको भी तो महसूस होना चाहिए। फिर चारों तरफ जो बाजार है मदरसों के, वहां पर वो हमारे हिंदू भाई काम करते हैं। तो ये तो मदरसों को बदनाम, अब यही तो मसला है कि वजीर आजम कहते हैं कि साहब जो लिंचिंग करते हैं, जो जो गाय के नाम पर जो बेगुनाहों को मार रहे हैं, वो बदमाश हैं, वो गुंडे हैं। भाई जब गुंडे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप बताइए, काऊ लिंचिंग पे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है,
कितने लोगों को सजा दी गई है? मदरसे पे जिन लोगों ने बयानात दिए हैं किसके खिलाफ एक्शन लिया गया है? इसलिए उनका पार्लियामेंट में कुछ कहना और मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कुछ बयान देना, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने तो कहा मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब वो जनाब मदरसे से पढ़े हुए, लेकिन इनके कहने से कोई हमें जो है फर्क नहीं पड़ता है। इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि मुसलमानों को, उनकी मसाजिद को, अब देखिए आप आप मसाजिद के पीछे लग गए, फिर उससे पहले मदरसों के पीछे लगे हुए थे। इसलिए इन लोगों का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुइज्म का नहीं है। ये जो हिंदू सभ्यता है, हम तो कहते हैं भाई आप अच्छे हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में जो हमारी जो हिंदुस्तान में हिंदुइज्म की परंपरा रही है, भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलिए, भगवान राम के रास्ते पे चलिए, भगवान शिव के उस पे नहीं चलेंगे। ये पता नहीं अपना एक हिंदुत्व का एक अलग एजेंडा लाए, जिस एजेंडे से जिन्होंने सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी का कत्ल किया, और वही जो गॉडसे का एजेंडा था, वही जो आरएसएस का एजेंडा था, वो आज तक चल रहा है। और इनका मुल्क की तरक्की कुछ नहीं इनको करना है, मुल्क के लिए इनको कुछ नहीं करना है। इनको ये सिर्फ चाहते हैं कि ये हिंदू स्टेट बन जाए, और ये अब इनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए जो आपने देखा जो गोरखपुर में हुआ है, जो फूलपुर में हुआ है, और जो आज राज्यसभा के जो इलेक्शन यूपी में चल रहे हैं वहां क्रॉस वोटिंग चल रही है, आप देखिएगा कि ये इनका जो एजेंडा है बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, ये बिल्कुल फेल हो जाएगा। और बीजेपी इस इलेक्शन में कांग्रेस को जैसे 44 मिली थी, ये 40 पे निमट जाएंगे, और इनका कोई एजेंडा पूरा नहीं होगा। ये मुसलमानों का कुछ नहीं कर पाएंगे, ये क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हैं, और ये मोदी जैसे लोग, आरएसएस जैसे लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अहम सवाल ये है कि मुसलमानों को शिक्षा की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जामिया हो, एएमयू हो, इस तरह के इदारों को मुसलसल डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। भाई ये पहली बात तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, आप शिक्षा की बात हमारे लिए कर रहे हैं, आपने गुजरात में कितनी शिक्षा दी है? आप वहां पे 20 साल ले रहे हैं, आप सबसे ज्यादा शिक्षा में आज गुजरात के हिंदू सबसे पीछे हैं। आप क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं? आपकी डिग्री अपनी क्या है? आप खुद 8वीं, आपने जो है राजीव शुक्ला को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने खुद ही कहा मैं तो 8वीं 9वीं फेल हूं। अब आप कह रहे हैं कि साहब मैं तो जो है मैं तो ग्रेजुएट हूं, मेरे पास डिग्री है। तो ऐसी ही शिक्षा आप देना चाहते हैं? एक बार आपने कहा कि मैं 8वीं फेल हूं, और आज कह रहे हैं कि आप जो है जनाब मैं ग्रेजुएट हूं। जो स्मृति ईरानी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी, अब उनको दूसरा चार्ज दिया गया है, उनको आज तक नहीं पता कि उनके पास कभी कहती हैं मैं बीए हूं, कभी कहते हैं मैं बीकॉम हूं। और आप तालीम देने की बात करते हैं तो कहिए मत, आप तालीम के लिए माहौल बनाइए, आप तालीम के लिए इदारे खोलिए, आप यूनिवर्सिटियां खोलिए, आप मुसलमानों के जो अपने इदारे हैं उनको इंडिपेंडेंटली चलने दीजिए, उनका जो अकलियत का किरदार है उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। आप यूजीसी को कहिए, आप देखिए अब यूजीसी जो है, जो आपकी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उससे ये कहा गया था कि आप जो यूनिवर्सिटी हैं उसके बारे में जरा एक रिपोर्ट दीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करिए, उसको मुस्लिम नहीं होना चाहिए। जामिया मिलिया के पीछे अब ये आपको पता नहीं इनका जो है खुफिया एजेंडा है, वो ये है कि जामिया में जो अकलियती किरदार है उसको खत्म किया जाए। इन लोगों का कोई तालीम से मतलब नहीं है, और तालीम के लिए तो जो इनको इदारे कायम करने चाहिए थे। आप जब से ये आज 4 साल हो गए, इन्होंने बताइए कोई नई यूनिवर्सिटी खोली, कोई नया इदारा खोला? अभी मुसलमान हिंदू के सवाल नहीं है, तालीम तो सबके लिए जरूरी है, और मुसलमानों के लिए इसलिए ज्यादा तालीम जरूरी है कि अगर आप मुसलमानों को तालीम देंगे तो वो उन देश की सेवा में आगे आएंगे। जिस तरीके से मुसलमानों ने ही आजाद कराया था हिंदुस्तान को, आजादी दिलवाई गांधी जी के साथ मिलकर तमाम उलमा। अगर आप ये बताइए आज ये जिन मदरसों को बदनाम कर रहे हैं, अगर उलमा नहीं होते तो क्या मुल्क आजाद हो जाता? किसने दी कुर्बानी? उलमा ने कुर्बानी दी, क्योंकि उलमा ही एक हैं जो शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, जो मुल्क के लिए, वतन के लिए, कौम के लिए जो शहीद हो सकते हैं वो सिर्फ उलमा हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये बिल्कुल अपनी जो तारीख है भूल चुके हैं। इनको गॉडसे के एजेंडे पे चलना है, इनको आरएसएस का हिडन एजेंडे पे चलना है, जो ये जिसमें फ्लॉप हो जाएंगे, और 2019 में ये वहीं पहुंच जाएंगे जहां ये पहले पहुंचे हुए थे। 2 सीट थी, अब ये इंशाल्लाह वहीं पे पहुंच जाएंगे। वसीम कादी साहब, राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है, खबर ये आ रही है कि बीजेपी के भी काफी विधायक जो है जमीर की आवाज पर वोट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है
कि करोड़ों रुपया राज्यसभा के इलेक्शन के लिए बीजेपी ने खर्च किया, और योगी साहब जिनको उत्तर प्रदेश के अवाम ने ये कहा था कि आप एक अच्छी गवर्नेंस दीजिए, सबका साथ सबका विकास कीजिए, जब से आए हैं सिर्फ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पहले उन्होंने एमएलसी तोड़े समाजवादी पार्टी के, उसमें तोड़ फोड़ मचाई, उनको जनाब जो है रिजाइन करवाया। उसके बाद से उन्होंने समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी पे जो है कोशिश की कि उसको कैसे तोड़ा जाए। उसके बाद उन्होंने जो है जनाब अब राज्यसभा के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सिवाय 15 दिन से 20 दिन से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, एक कैंडिडेट को जिताने के लिए। बड़ा अफसोस की बात है, एक नेहरू जी का जमाना था, इंदिरा जी का जमाना था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जमाना था कि राज्यसभा के इलेक्शन हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, अगले दिन अखबारों से पता चलता था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जब तक थे, बीजेपी की क़यादत करते थे, इस तरह की कोई शर्मनाक वाकया नहीं हुआ। और आज अभी आपने देखा गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में जो अहमद पटेल जो थे, एक इतने बड़े कद्दावर लीडर थे, ये तो बीजेपी को की जिम्मेदारी थी कि राज्यसभा में कैसे लोग भेजने चाहिए। राज्यसभा में वो लोग भेजने चाहिए कि जो कद्दावर हों, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हों, और उसीलिए उसको जो है कहा जाता है अपर हाउस। अपर हाउस में ऐसे लोग भेजे जाएं जो उसूल की बुनियाद पर चुन के आए, जो अखलाकियात की बुनियाद पर चुन के आए। आप पहले से ही करप्शन की बुनियाद पर चुन के उनको भेज रहे हैं। तो आज ये अभी मैं टीवी देख रहा था तो ये बहुत खुश थे बीजेपी के लोग, जो सफन ब्रिगेड हैं, कि साहब क्रॉस वोटिंग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है, बीएसपी की तरफ से हुई है, लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि बीजेपी के खीमे की तरफ से भी जो है वो क्रॉस वोटिंग चल रही है। अफसोस ये है कि आपके 8 या 9 जो राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो आ ही रहे, एक के लिए आप क्यों ऐसी ऐसी परंपराएं जो है स्थापित करना चाहते हैं कि जिसको आगे आने वाली नस्लों को शर्मिंदा होना पड़े। हम तो आज शर्मिंदा हैं क्या? जब आप इतिहास लिखा जाएगा कि राज्यसभा में लोग इस तरीके से जाते थे, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो अपर हाउस के लोग थे, वो ऐसे जोड़ तोड़ करके जाते थे, वो इस तरीके से करप्शन के जरिए जाते थे। तो आप बताइए हमें हमारा इतिहास माफ करेगा? हमारी नई जनरेशन जो है हमें माफ करेगी? और हम क्या कर रहे हैं आज? हर चीज में जोड़ तोड़, हर चीज में लेन देन, करप्शन, पैसा। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को अब तो बहरहाल इलेक्शन हो गया है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का और कांग्रेस का गठबंधन है, ये 2 सीटें जीतेंगे। हालांकि इसके रिजल्ट आप देखिएगा कि रात के 2 बजे तक भी नहीं आएंगे, काफी हेरा फेरी करेंगे ये लोग, क्योंकि बीजेपी के लोग जो है ईवीएम में भी जानते हैं हेरा फेरी करना। अब ये ईवीएम में तो इलेक्शन हो नहीं रहा है, तो ये बहुत सारी हेरा फेरी करेंगे, और ये इलेक्शन कमीशन के जो लोग होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। आज देखिए इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जो 20 एमएलए इन्होंने आम आदमी पार्टी बाई हुक और बाई क्रुक जिनको सस्पेंड किया, जिनको खत्म किया, आज हाई कोर्ट ने कह दिया सर ये क्या है, ये कौन सा प्रॉफिट का, कितने जलील आज हो रही है बीजेपी, आज कितनी जो है हुकूमत जलील हो रही है। वो 20 लोगों को आपने जो है सस्पेंड करवा दिया इलेक्शन कमीशन। लगता है कि जैसे कि आपका इदारा इंडिपेंडेंट इदारा ही नहीं है, आपका लगता है कि सफन ब्रिगेड का वो भी एक इदारा है। आज आप जलील हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल हुई है क्या? जो धूमिल नहीं साहब, जीरो हुई है। धूमिल क्या होती है? इलेक्शन कमीशन तो एक इनका एलाइज है। आज इलेक्शन कमीशन का चंद्रबाबू नायडू नहीं है, आज इलेक्शन कमीशन का चंद्रशेखर राव नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन का जो मेन एलाई है, मेन पार्टनर है, वो है इलेक्शन कमीशन और ईवीएम। गुजरात में इन्होंने कोशिश की धांधलेबाजी करने की कि अहमद पटेल हार जाए, उसके बाद इन्होंने जनाब जो है आपको आपके 20 एमएलए, हालांकि हम आप पार्टी का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं, वो भी अन्ना को धोखा दे के आए हैं, और आज अन्ना अकेले बैठे हैं, तो ये लोग केजरीवाल वगैरह मिलने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए हम इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज 20 एमएलए बहाल कर दिए गए, अब आप वही यूपी में गेम खेल रहे हैं, रात दिन आप लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो है इलेक्शन कमीशन भी जलील होगा। वसीम गादी साहब, सऊदी हुकूमत से आपके बहुत लंबे रिश्ते रहे हैं, सऊदी एम्बेसी में आप वीज़ा ऑफिसर्स के तौर पे बहुत लंबे समय तक आपने काम किया है, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि लाखों लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाया है।
लेकिन अब सऊदी सरकार काफी बदले बदली नजर आ रही है, काफी चीजें बदल रही हैं, नए प्रिंस ने बहुत कुछ बदलाव की कोशिश की है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, आपको पता होगा कि जब कल मुझे मैं एक 5 स्टार होटल में गया था, डिनर था, तो मुझे 2 अमेरिकन मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा हम वाशिंगटन से आए हैं। तो मैंने कहा साहब आई 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 लव अमेरिकन पीपुल, अमेरिकन अवाम से मैं मोहब्बत करता हूँ, और वहाँ जो प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब, उनसे भी मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। और लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं वो आदमी ठीक नहीं है, आई हेट हिम। तो वो उन्होंने बहुत खुश हुए। वो अमेरिकन थे, और उनके साथ 10-12 अमेरिकन और बैठे हुए थे। दे वर सो हैप्पी, दे दे हग मी। और उन्होंने कहा साहब हमारा भी यही हाल है कि हम सब नफरत करते हैं। देखिए, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रम्प का पहला जो विजिट हुआ है वो एक इनरेलीवेंट छोटा कंट्री था, सऊदी अरब। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो गए सऊदी अरब। और सऊदी अरब में पहले तो उन्होंने बगावत करवाई, और मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने क्राउन प्रिंस बनाया। जो हो सकता है कि पहली बार होगा कि सऊदी अरब की तारीख में जो सलमान को शायद उनको माजूल करके खुद ही शायद वो मलिक भी बन जाए, बादशाह भी बन जाए। खैर, वो उनका अपना जाती मसला है। लेकिन आज जो सऊदी अरब में एजेंडा चल रहा है वो डोनाल्ड ट्रम्प का एजेंडा चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने इतना दबाव डाला हुआ है मोहम्मद सलमान के ऊपर। और मोहम्मद सलमान जो है जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, करवा रहे हैं। पहले इन्होंने वहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अरेस्ट किया, उनसे अपनी कंपनियों के शेयर लिखवा लिए, उनको 5 स्टार होटलों में रख के जलील किया। ये मैसेज देने के लिए, टेरराइज करने के लिए, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने शाही खानदान के तमाम लोगों को टेरराइज करवाया। उसके बाद तमाम बिजनेसमैन को अरेस्ट करवाया। तो ये सारा जो एजेंडा है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, और वो पैसा सऊदी गवर्नमेंट हथियारों पर खर्च करे। क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का हो गया है जो कोई खरीद नहीं रहा है। तो वो हथियार ये चाहते हैं कि सऊदी अरब खरीद ले, और जो हमारा जो गल्फ है, जो मिडिल ईस्ट है, जो शर्क औसत है, वहां पर ये बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरान और सऊदी को लड़ाना चाहते हैं, यमन और सऊदी को लड़ाना चाहते हैं। इनके हथियार बिकते रहे, और मोहम्मद सलमान को ये एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डरा धमका के उनसे अपना एजेंडा तय करवा रहे हैं। मोहम्मद सलमान की कोई गलती नहीं है, उनको एमबीएस कहते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान की कोई गलती नहीं है। अब क्या करें, कमजोर हैं, मजबूर हैं, खौफ खुदा तो खत्म हो गया, अय्याशी में डूब गए। इसलिए अब क्या करेंगे? जब अल्लाह का खौफ खत्म हो जाता है, अल्लाह की ताकत का एहसास नहीं होता, तो इंसान जो है वो इंसान की ताकत से डरने लगता है। और बदकिस्मती से अरबों के साथ यही हो रहा है, और वही एजेंडा इस वक्त नाफिज हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका का एजेंडा नहीं है। आप सब एक बात मैं आपको और बता दूं, अमेरिका के लोग बड़े बड़े नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से, पूरी दुनिया के लोग नाराज हैं। और इस वक्त चूंकि अमेरिका की इकोनॉमिक अंदर खाने हैं, आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की जो खुशहाली है वो जो प्राइवेट सेक्टर है वहीं खुशहाली है। अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत क्राइसिस में इस वक्त। तो उनके पास सिर्फ यही है कि सऊदी अरब को धमका के, उनको डरा के, अपना एजेंडा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे ले लिया जाए। अभी देखिए, एक पेंटिंग जो है वो उसने खरीदी है, मोहम्मद बिन सलमान ने, 450 मिलियन की। एक कोई जहाज खरीदा है, पानी का जहाज होता है, वो 400-500 में। ये क्या हो रहा है? ये अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप खरीदिए। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है डोनाल्ड ट्रंप से है, जो ताकत के जोर पर सऊदी गवर्नमेंट को चला रहा है। लेकिन इस वक्त तुर्की एक बड़े रोल प्ले करने की शक्ल में सामने आ रहा है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, आपको देखिए, तुर्की का इतिहास हमेशा ऐसा रहा है कि उन्होंने पूरे दुनिया की क्यादत की है। एक जमाने में आपको मालूम है कि हमारा जब हम जब हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी जो फतवा माना जाता था वो तुर्की का जो खलीफा का जो फतवा होता था वो यहाँ पर भी चलता था। तो तुर्की का बहुत बड़ा रोल रहा है। और तुर्की, आपने देखा कि बहुत सारे आपने ऐसे वाकयात सुने हैं कि तुर्की किसी से भी डरा नहीं है। तुर्की, अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, जो अभी गए थे, तो उसमें पता लगा कि साहब उनको एक ही कुर्सी वहाँ पर थी, और उनको जो है दूसरी कुर्सी पे बैठाया जा रहा था।
तो उन्होंने कहा नहीं, जो हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी आपकी है वही कुर्सी मेरी भी होनी चाहिए, तो मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। तो जो जो हम तो कहते हैं कि मुसलमानों की जो क़यादत है वो तुर्की ही के हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि तुर्की बहुत ताकतवर, एक आपको पता है दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेट था। सारे मुसलमानों की, सारे इस्लामिक स्टेट की जो जो डिप्लोमेसी थी, जो वहाँ की पॉलिसीज थी वहीं से बनती थी। लेकिन बदकिस्मती से जब पेट्रोल आ गया तो इत्तेफाक से तुर्की जो है वो उसकी जो पोजीशन थी वो थोड़ा सा डिम हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका का और जो उसका तसल्लुत था वो इन कंट्रीज में बढ़ गया। सऊदी अरब है या दीगर ममालिक हैं, कुवैत है, यूएई है, तो इन ममालिक, लीबिया को तो उन्होंने खत्म कर दिया, इराक को तो अमेरिका ने खत्म ही कर दिया। अब इन्होंने जो है सिर्फ एक वक्ती तौर से, लेकिन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हिंदुस्तान में की भी, और चूंकि एजुकेटेड लोग हैं ना, टर्की से हाईएस्ट एजुकेटेड कंट्री, तो इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखेंगे कि तुर्की क़यादत करेगा और तुर्की की क़यादत में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि जब तक डोनाल्ड ट्रम्प हैं, जब तक हो सकता है कि जो हालात हैं वो तुर्की के काबू से बाहर रहें, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के जाते आप देखिएगा हालात चेंज होंगे और इंशाल्लाह तुर्की एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल, लेकिन तुर्की पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहता है। तुर्की ये नहीं चाहता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, हम झगड़ा पैदा करें, वो चाहता है कि हम मिलके को एक्सिस्टेंस, हम मिलके एक्सेप्टेंस, मिलके रहें, मुल्क दुनिया को आगे बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुर्की का रोल आगे बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल फिलहाल तो काफी डिस्टर्ब है। भाई मुस्लिम ममालिक की मैंने जैसा कि बताया, डिस्टर्ब नहीं है। मुस्लिम ममालिक पे जब से ये जो लड़ाई है, ये पेट्रोल की लड़ाई है। कल अगर पेट्रोल की हैसियत खत्म हो गई, जो होती चली जा रही है, तो आप देखिएगा कि कोई ना वहां पे हालात खराब होंगे कभी, ना ही वहां के हालात आपको ये इंटरव्यू देना पड़ेगा कि वहां के हालात खराब है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक की हालत बहुत अच्छी है। लेकिन क्या करें, अमेरिका की गोद में बैठे रहेंगे, अमेरिका की हिसाब से चलते रहेंगे, तो वो वहां पर अमन और शांति महसूस करेंगे। अदरवाइज अमेरिका ने तो कह दिया है कि साहब हमने जो लीबिया में किया है, हमने जो इराक में किया है, हमने जो ईरान में जो है वो तबाही मचाई है, वो हम आपका भी वही हश्र होगा। इसलिए वो हालात आपको खराब लगते हैं ना। वहां पर अवाम खलीज की गलत है, गल्फ ममालिक की अवाम बहुत अच्छी है, वहां की हुकूमतें अच्छी हैं, लेकिन वो हालत मजबूरी, उनके साथ ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आपको लगता है कि वहां के हालात खराब है, वहां की पोजीशन खराब है, लेकिन उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब चूंकि सुपर पावर है अमेरिका, और इंशाल्लाह अमेरिका का बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी ये मीटिंग होने वाला, आप तो जानते हैं, नॉर्थ कोरिया के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के सामने सरेंडर कर दिया है। बहुत जल्दी उनकी एक मीटिंग होने वाली है। नॉर्थ कोरिया के जो जो वो है जी, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, तानाशाह हैं, उनसे उनकी मीटिंग होने वाली है, और वो बहालत मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं। और इंशाल्लाह जो अमेरिका ने इस वक्त इस्लामी ममालिक में अपना नाजायज तसल्लुत कायम किया है, वो इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद बिल्कुल